हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स रिवर्स। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल, तो आपका जवाब होना चाहिए कि अगर हम दो पॉइंट चार्जेस को जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे और अपोजिट नेचर के, अगर उसको हम काफी कम सेपरेशन पर रख देते तो उस कॉम्बिनेशन को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। कहने का मतलब एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा और उनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो काफी कम होगा, तो वैसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। यहां पर मैंने दिखलाया ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और इनके बीच का जो सेपरेशन है उसको मैंने डी से रिप्रेजेंट किया जो कि काफी कम होगा, तो इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। एक और बात ध्यान रखिएगा कि ये जो लाइन है, दोनों पॉइंट चार्ज को जोड़ने वाला लाइन, उसको हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ द डायपोल। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन आपको दिख रहा है जो दोनों को बाइसेक्ट करता है, यानी कि इसके सेंटर से जो होकर के गुजर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल एक्सिस। इन बातों को ध्यान में रखिएगा क्योंकि जब हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को जब फाइंड आउट कर रहे होंगे तो उसमें ये सब काफी काम आएगा, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इसका क्या डेफिनेशन आप देंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a very small distance, that's it। इसके अलावा और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। एक और बात ध्यान रखिएगा कि इसमें एक और टर्म आता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह भी पूछा जाता है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो गया या आप कंपटीशन वगैरह में भी देखेंगे तो कई बार आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वगैरह निकालना पड़ता है, या आगे चल के जब हम लोग टॉर्क वगैरह निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह निकालेंगे, वर्क डन वगैरह निकालेंगे, तो उसमें हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को समझना चाहते हैं तो आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दरअसल वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ कंसीडर किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। दूसरी बात, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड बड़े आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले ले और उनके बीच का जो सेपरेशन है अगर उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दे देता है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। मैंने यहाँ पर दिखला दिया हुआ है कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, तो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर हो गया, ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। दूसरी बात, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, P इज इक्वल टू Q इंटू डी। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर साइन के साथ लिखेंगे और हमें वेक्टर की ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हमें पता है डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं, तो आप उसको स्केलर फॉर्म में ही ज्यादा यूज करेंगे, P इज इक्वल टू Q इंटू डी। ये जो D है ये सेपरेशन बिटवीन दी डायपोल है। यहां मैंने एक और तरीके से दिखाया, उसको 2a के फॉर्म में लिखा है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह आगे चल के कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी। हम जब भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो सेंटर ऑफ द डायपोल से मेजर करेंगे, तो इस सेपरेशन को हम 2a मान रहे हैं, तो ये वाला सेपरेशन हाफ हो गया यानी कि a हो गया। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो हम चाहे तो उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सर P इज इक्वल टू Q इंटू डी, यानी कि P इज इक्वल टू Q इंटू हम 2a बोल सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि ये जो P है, P से हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को, Q हमारा चार्ज, दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है और D दोनों के बीच का सेपरेशन है। कई बार D के जगह L लिख देगा, X लिख देगा, तो आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि D हमारा सेपरेशन है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2a लिख दिया तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, उसको 2a से भी लिख सकते हैं और फाइनली लिखा जा सकता है P इज इक्वल टू 2aq, और ये भी हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा। तो आप इसे बड़े ही आसानी से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और बात कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा, जो ये हमने P निकाला तो इसका SI यूनिट क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल, चार्ज इनटू क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो चार्ज का यूनिट क्या होगा, SI यूनिट कूलम, और ये जो डिस्टेंस है, ये मतलब जो सेपरेशन है दोनों पॉइंट चार्ज का, तो उसको आप मेजर करोगे तो वो डिस्टेंस आएगा यानी लेंथ आएगा, और लेंथ का SI यूनिट मीटर। तो हम बोल सकते हैं SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज, मैं लिख दे रहा हूं, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज कूलम मीटर, ठीक है, जिसको हम लोग cm भी लिख देते हैं। तो cm का मतलब सेंटीमीटर नहीं है, cm का मतलब है कूलम मीटर, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल को सीख लिया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है उसको भी सीख लिया और उसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये भी हमें पता है। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन में दो चार्ज दिया हुआ है, एक Q1 है दूसरा Q2 है और इनके बीच का सेपरेशन D दे रखा है। Q1 का वैल्यू -10 माइक्रोकूलम है, Q2 का वैल्यू +10 माइक्रोकूलम है। ध्यान रखना है, अभी हमने बताया था
कि जब भी हम कोई डायपोल बनाएंगे तो एक चार्ज नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए और उसके मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होने चाहिए। तो यहाँ भी एक हमारा नेगेटिव चार्ज है तो दूसरा पॉजिटिव चार्ज है और उसके मैग्नीट्यूड 10 माइक्रोकूलम ही है। फिर उनके बीच का सेपरेशन दे रखा है जो कि 5 mm है। तब आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा। तो ये बड़े आसान सा सवाल है, बहुत ही आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं अगर आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है ये पता हो तो अभी हम लोगों ने सीखा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी P इज इक्वल टू, आप दोनों में से कोई एक चार्ज ले लो उसका मैग्नीट्यूड और उनके बीच का जो सेपरेशन है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मिल जाएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं P इज इक्वल टू, Q का मतलब 10 माइक्रोकूलम, यानी 10 माइक्रो का क्या मतलब होता है 10 टू दी पावर -6 और सेपरेशन कितना है 5 mm यानी 5 इंटू 10 टू दी पावर -3। तो आप इसको लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख दे रहा है कि 5 इंटू, गौर से लिखिएगा तो 6 निगेटिव और यहाँ पर 3 निगेटिव तो -9 हो जाएगा और ये 10 कुछ नहीं है तो इसके ऊपर पावर कितना 1 तो हम लोग लिख सकते हैं 10 टू दी पावर माइनस कितना 8, इतना कुछ होगा कूलम मीटर, ये इसका यूनिट होता है। अभी हम लोगों ने बात किया था तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर 8 -8 कूलम मीटर, ये हमारा आंसर होगा। ठीक ना, एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं कि बाय द वे अगर ऐसा कुछ दिया, मतलब थोड़ा अलग हम लोग हट करके काम कर रहे हैं। एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मैं सेपरेशन मान लेता हूं, ये भी एल है, ये भी एल है और ये भी एल है। इस कॉर्नर पर एक चार्ज रखा हुआ है जो कि -2q है, इस कॉर्नर पर भी एक चार्ज रखा हुआ है जो कि +q है और इस कॉर्नर पर भी एक चार्ज रखा हुआ है और ये भी +q है। तब आपको बताना है कि इसका नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा। तो आप थोड़े परेशान होंगे कि सर यहां पर हम लोग डायपोल कैसे हम लोग नेट डायपोल निकालेंगे। तो आप इसको गौर से देखेंगे तो इसमें हमें एक दो डायपोल दिखाई दे रहा होगा। देखे तो डायपोल बनने के लिए क्या कंडीशन था कि एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अगर इन दोनों को बहुत ही कम सेपरेशन पर हम रख देंगे तो वो एक डायपोल बना लेगा। तो आप यहां भी गौर से देखो तो एक पॉजिटिव चार्ज तो मिल गया, दूसरा देखा तो यहाँ दो नेगेटिव चार्ज है तो हम एक ले लेते हैं, तो यानी एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया। यहां भी एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ एक नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ भी एक डायपोल बना लेगा। अच्छा, इसके बीच में क्या ख्याल है, नहीं बनेगा, क्यों, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसमें कोई डायपोल फॉर्म नहीं होगा। लेकिन हाँ इसमें बनेगा। दूसरी बात कि आपको मैंने ये सिखलाया है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पहला जो डायपोल बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, हम इसका नाम कुछ P1 रख देते हैं। दूसरा डायपोल इस तरफ होगा जिसका हम लोग नाम P2 रख देते हैं और इनके बीच का जो एंगल होगा उसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक ना, अब आप इस P नेट को निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात कि ये P1 होगा कितना, तो हमें पता है P1 इज इक्वल टू Q इंटू D, यानी कि Q तो हमें पता है, मैग्नीट्यूड ले लेना है Q और इनके बीच का सेपरेशन कितना D यानी कि L। तो हम बोल सकते हैं कि सर P1 हो या P2 हो, उनके जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होंगे वो QL के बराबर ही होंगे। अब आपको इसका रिजल्टेंट बताना है तो उसके लिए थोड़ा हमें वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए कि वेक्टर में हम जब भी दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो उसको कैसे जोड़ते हैं। तो हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था 11th में, आपको जरूर पता होगा। तो ये सपोज करें कि वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है, तो अगर आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है तो हम लोग क्या करते थे, एक पैरेललोग्राम बनाते थे और वहां से इसका रिजल्ट निकाल लेते थे। तो ये हमारा रिजल्टेंट होता था और R इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग कोई भी दो वेक्टर के बीच में उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। लेकिन एक और चीज हम लोगों ने सीखा था कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, तो उस केस में इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2 और इसके मदद से आप कैलकुलेशन से बच जाएंगे। डायरेक्ट हम लोग काम करेंगे, मतलब इसमें भी आप पुट करेंगे तो वैल्यू यही आएगा। तो ये हम लोग याद रखते थे कि अगर जब भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम आ जाए तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके बड़े ही आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। तो अभी हम लोग वही इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a cos थीटा बाय 2। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या चाहिए, पी नेट चाहिए। तो पी नेट के लिए हम लोग पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। देखें तो ये हमारा P1 और ये P2, इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना,
थीटा अभी थीटा ही ले लेते हैं, बाद में उसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो अगर मैं पी नेट की बात करूं तो हम लोग बोल सकते हैं क्या 2p cos थीटा बाय 2, नहीं वही उसी फॉर्मूला को अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। तो नाउ पी नेट इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2p cos कितना 60/2, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं पी नेट इज इक्वल टू, ये 60 कहां से आया पता है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड होगा वो जो एंगल होगा वो कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो cos 60/2 यानी कि 2p cos हम लोग 30 लिखेंगे नहीं, और फाइनली हो जाएगा पी नेट इज इक्वल टू आपका 2p cos 30 कितना होता है भाई √3/2, तो एक 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली हमें मिलेगा पी नेट इज इक्वल टू p√3, ऐसा कुछ ऑप्शन आपको मिल सकता है, या p का वैल्यू आप लिख दो तो वो कितना लायक है QL इंटू √3, तो √3 QL या √3 p आप बता सकते हो, और ये हमारा फाइनल रिजल्ट रहा। तो अगर बाय द वे इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो आप बड़े आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। एक क्वेश्चन और आपको कराते हैं, बल्कि ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये खुद ही आपको करना है। इस बार मैं ट्रायंगल बदल दे रहा हूं, ऐसा कुछ है, ठीक है, और इस कॉर्नर पर जो मैं चार्ज रखने वाला हूं वो +2q रख रहा हूं, इधर जो चार्ज है वो -q है, और इस पर जो चार्ज है वो भी -q है। ध्यान रखना है कि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो L है और ये सेपरेशन भी L है। तब आपको बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, ठीक ना। ध्यान रखना है कि इनके बीच एंगल वगैरह क्या होगा, ये भी L है ये भी L है, तो ऑब्वियस सी बात है दो इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ पर बन रहा होगा, तो आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होगा वो आपको बताना है। तो आपका जो भी रिजल्ट आता है उसको कमेंट करके बताइए। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई डायपोल है तो उसके एक्सिस पर, एक्सियल पॉइंट पर हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या होगा और एनी जनरल पॉइंट पर क्या होगा। फिर आगे चल के हम लोग टॉर्क निकालेंगे, उस पे पोटेंशियल एनर्जी वगैरह ये सारा कुछ निकालने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट सब चीजों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बस आप कंटिन्यू रहिए, जो भी चीजें पढ़ाया गया उसको प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।